सैमसंग नोट 8 जो कस्टमर ने नया परचेज़ करने के बाद कंटिन्यू उसे यूज़ किया है। डिस्प्ले में रेड प्रिंट है और अचानक से IMEI चले गए। सिम डालने पे कोई नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। IMEI बेसमेंट सॉफ्टवेयर वर्जन में AP कुछ नहीं दिखा रहा था। तो डायग्नोस करने के बाद सीधा मैंने CPU पे अटैक किया हुआ है। CPU पे सीधा इसलिए मैं गया हूँ क्योंकि डायग्नोस का वीडियो इस पर अपलोड नहीं हुआ था, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। मैंने वरना शैनन को निकाल के जो GR शैनन की थी उसमें OL आ रही थी, लाइन मिसिंग आ रही थी। TX वाली जो एक लाइन थी वो मिस आ रही थी। तो अब CPU रिबॉल करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। CPU तो ग्लू कटिंग करने के लिए यहाँ पे बाजू में कंपोनेंट दिए हुए जो बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो ग्लू क्लीन करने के लिए शार्प ब्लेड का मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे जगह है तो वहाँ से ही एक बार स्क्रैपर डाल देते हैं। फर्स्ट टाइम CPU नोट 8 का भी निकल रहा है। तो जो वाइट पेस्ट सिलिकॉन जो कंपनी ने यूज़ की है वो लिक्विड फॉर्म में हो चुकी है। इतना सॉफ्ट हो चुका है वो पेस्ट, दिखा था मेरे को। ये भी हार्ड लग रहा है, देखो टेम्परेचर देने पे लिक्विड हो जा रहा है वो। तो ऑब्वियसली इसमें ट्रैक वगैरह नहीं कटेंगे क्योंकि बहुत इजी हो जाता है CPU को ग्लू साफ़ करने में या फिर CPU रिमूव करने। 2 पार्ट मेरे यहाँ पे कंपोनेंट हिल चुके थे। एक बार पहले उसको भी प्रॉपर वे में रख देते ताकि जब CPU रिबॉल कर दे तो वो पार्ट से कोई प्रॉब्लम ना हो। और ग्लू काटते टाइम ब्लेड या फिर स्क्रैपर टच हो जाएगा तो दोनों पार्ट उड़ जाएंगे। ड्यूल टोन गुडविक से मैंने जो कंपनी की PPD है उसे लो मेल्ट करने की ट्राई करते हुए जो पेस्ट है वो भी मैंने साफ़ कर दिया। इसमें कई बार आयरन कोई पार्ट का हवा में आ चुका है, जहाँ पे आयरन टच हो रहा है तो वो पार्ट आयरन के साथ ही आ जाता है। इसलिए मैंने CPU निकालने के बाद तुरंत वो पार्ट को ही पहले सही प्रॉपर एंगल पे रख दिया है ताकि वो पार्ट गिर ना जाए और आयरन के साथ साथ में ना आ जाए। अमोई का फ्लक्स यूज़ किया है। शोल्डर का टेम्परेचर है 330 और 183 PPD से मैं इसको लो मेल्ट कर रहा हूँ। ड्यूल टोन गुडविक से जो कुछ भी मैंने लो मेल्ट किया है वो सब सरफेस एरिया क्लीन करने के लिए यूज़ किया हुआ है। सरफेस एरिया क्लीन करने के लिए ड्यूल टोन सबसे बेस्ट ऑप्शन है और साइक्लोन घुमाने से इजीली पूरा सरफेस एरिया 0 लेवल तक क्लीन हो जाता है। बॉर्डर पे खास ध्यान रखना है कोई पार्ट आपका उड़ ना जाए क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर बार सब कैप वेव फिल्टर के ही नहीं होते, कई बार बूटिंग कैप या फिर बाईपास कैप का भी यूज़ किया जाता है। अगर वो कैप ना हो तो फिर भी आपकी सर्किट इनकम्प्लीट होती है। तो कैप भी कई बार बहुत ज़रूरी होते। अब जो कुछ भी सरफेस एरिया क्लीन किया हुआ है उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लू या फिर कॉर्नरों पे जो ग्लू की जो बॉर्डर बनी हुई है वो कंपलसरी काटनी है। अगर आप वो नहीं काटोगे तो CPU आपका प्रॉपर नहीं बैठता है। वो काटने के बाद इजीली CPU प्रॉपर सब जगह से सेम वे पे बैठ जाएगा। आजू बाजू के कंपोनेंट में खास यही ध्यान रखना है, किसी का ग्लू रिमूव हो चुका है तो वो सिर्फ अटैच रहेगा उसके साथ। तो कभी जब आप CPU वापस हीट लगा के मारोगे तो वो ग्लू वापस CPU के अंदर आ जाएगा। तो वो ग्लू आपका ना है, इसलिए जो भी पार्ट में ग्लू थोड़ा बहुत हिल रहा है या आपको डाउटफुल लग रहा है तो वो सब पार्ट का ग्लू एक बार रिमूव कर लेना है। 11 नंबर की ब्लेड का मैंने उल्टा यूज़ किया हुआ है इसमें क्योंकि आगे शार्पनेस होती है तो कई बार स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। उल्टा यूज़ करने पे आगे शार्पनेस नहीं होती है। तो वो ब्लेड से मैंने ग्लू कटिंग किया हुआ है और बॉर्डर पूरी 0 लेवल तक मैं क्लीन कर रहा हूँ। पूरा बॉर्डर सब क्लियर है। थोड़ा सा ग्लू है यहाँ पे बॉर्डर पे। हम्म नहीं, वैसे ही कचरा था शायद। ओके।
पूरा सीपीयू बोर्ड में से सीपीयू का पोर्शन पूरा क्लियर है। तो अब सीपीयू की बारी। जो ये सीपीयू है बहुत लिक्विड जैसा है, उसका ग्लू हो चुका था तो बहुत चिपचिप है। तो इसमें स्क्रैपर का यूज़ नहीं करना है, इसमें आप गुडविक यूज़ करो, बेटर ऑप्शन है। क्योंकि जो कुछ भी इसका पेस्ट ग्लू जो कुछ भी था वो वाइट पेस्टेड, वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें आपको गुडविक वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अरे गुडविक स्क्रैपर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली गुडविक से रिमूव हो जाएगा। जो कुछ भी बॉल ऑलरेडी थोड़े बड़े या फिर ड्राई शोल्ड हो चुके थे, तो वहाँ पे मैंने 183 पीपीडी से शोल्डर से बॉल घुमाने के बाद चेक किया हुआ है, लो मेल्टिंग का मतलब काम किया हुआ है। तो अभी सेम प्रोसीजर, खाली गुडविक घुमा दो, आपका पूरा सीपीयू क्लीन हो जाएगा। सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन हैं जो लॉन्ग टाइम चलने के बाद ग्लू की ये कंडीशन होती है, जो कि रिपेयरिंग वाले भाइयों को बहुत इजी होता है सीपीयू रिवॉल्व करना। सेम है रैम का पोर्शन, इसमें भी सेम कंडीशन ही है, ग्लू ईट मारने पे पूरा लिक्विड फॉर्म में हो रहा है। बट ये रैम का पोर्शन है तो पूरा एकदम क्लियर चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा गुडविक का यूज़ सब करेंगे तो सब बॉल मिक्सअप होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो ऊपर ऊपर का जो ग्लू दिख रहा है उससे स्क्रैपर से एक बार ले लेते हैं, ताकि जब गुडविक का यूज़ सीपीयू या फिर कोई भी आईसी पे आप करते हो तो ज़्यादा रिपेयरिंग भाइयों को पता ही रहेगा कि गुडविक का यूज़ ज़्यादा आईसी पे नहीं होता है। अगर ज़्यादा गुडविक का यूज़ आप आईसी पे कर दोगे तो मिक्सअप जो होता है बॉल में, वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे अपना रैम रिबॉलिंग होके लगेगा तो ये सरफेस एकदम बोर्ड के जैसा ज़ीरो लेवल चाहिए, तो ताकि कोई भी अनबैलेंस बॉल यहाँ पे अगर आपका टच होता है तो अनबैलेंसिंग के लिए वो प्रॉपर वे में टच नहीं होता है, आपका बूटिंग सीपीयू तक का ही रहता है। रैम कनेक्टेड ना होने की वजह से रैम का बूटिंग नहीं आता है। ये ऊपर की रैम है जो कि DDR3 है, शायद DDR2 है। तो आप इसे इजीली अगर चेंज भी करते हो तो आपका फ़ोन रीसेट नहीं होता। लेकिन कस्टमर का फ़ोन ऑलरेडी मेरे पास जब आया था तब रीसेट ही था। किसी बंदे ने उसे सॉफ्टवेयर की ट्राई करने को बोला था, सॉफ्टवेयर भी ट्राई कर चुके हैं लेकिन IMEI ही नहीं आ रहा है और ना तो बेसमेंट आ रहा है। जब IMEI और बेसमेंट ही नहीं आता है तो SDR और CPU दोनों की कम्युनिकेशन की कोई लाइन ब्रेक हो चुकी है, ये खास आपको ध्यान रखना है। वो कम्युनिकेशन मिस आउट होने की वजह से आपका IMEI और बेसमेंट अननोन जाता है। जब IMEI आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो कंडीशन पे CPU बहुत कम रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क के इशू में, क्योंकि CPU ने ऑलरेडी नेटवर्क के लिए HDR, शैनॉन, WTR वैसे छोटा सा CPU मैनेज किया हुआ है, ताकि ये CPU थोड़ा बहुत नेटवर्क के टाइम पे फ्री रहे। बट इसमें IMEI ही नहीं शो हो रहे थे, ना तो बेसमेंट अननोन आ रहा था। मैंने इसकी HDR को भी चेंज करके देख चुका हूँ, शैनॉन। अब CPU रिवॉल्व करके ट्राई कर लेते। ठीक है, अभी क्लीन है एरिया। रिवॉल्व करने के लिए रेडी है CPU, रिवॉल्व कर लेते। 183 मैकेनिक, 183 का IC, दोनों भी पीढ़ी बेस्ट है। विक 2008 है, टेम्परेचर है 300, एयर है 30, जो कि इजीली आपका बॉल कोई भी उड़ेगा नहीं या फिर कोई बड़ा बनने की ट्राई करेगा तो आपको इंस्टेंट में दिख जाएगा, वहाँ पे आप रुक सकते हो। अब CPU को लगाने के बाद रैम को रिबॉल करते हैं, वो टाइम पे आपका बोर्ड ठंडा भी हो जाएगा। यहाँ पे नोच कट वगैरह नहीं दी हुई है CPU की, तो आपको आइडिया से ही एडजस्ट करना है उसको, क्योंकि बहुत सारे पार्ट बाजू में बॉर्डर पे दिए हुए, तो आपको आइडिया आ जाएगी जब आपने ग्लू कटिंग किया रहेगा प्रॉपर से, तो वो टाइम की आपको आइडिया आ जाएगी कि यहाँ पे CPU कितना डिस्टेंस पे था बाकी सब पार्ट से।
मूवमेंट हो रही है, मतलब सीपीयू भी रिबॉल हो चुका है। खास ध्यान रखना है आपको, अगर ये सीपीयू हवा में रहेगा तो IMEI नहीं बहुत कुछ बंद हो जाएगा। बूटिंग मेरा 230 पे स्टक हो चुका था अभी। अब रैम रिबॉल करके ऊपर लगा देते। सेम PPD है, सेम टेम्परेचर है मेरा 330। ये दो बॉल नहीं बन रहे, शायद वहाँ पे कार्बनिश बॉल हो चुके थे, वो थोड़ा सा पेस्ट लगा के ट्राई कर लेते। बन चुके। पेस्ट लगाने से यहीं पे आपका फाइनल टचअप हो जाता है। एक बार चेक कर लेते। पहले सैमसंग के फ़ोन में जब IMEI बेसमेंट अननोन होता है तो ऊपर क्रॉस का सिंबल आता है, इसमें मेरा नेटवर्क का सिंबल आ चुका है। IMEI भी आ चुके हैं। ओके ठीक है, हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।